हाय एवरीवन। मेरा नाम रितु सिंह है और मैंने 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में 603 रैंक हासिल किया है और मुझे म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद मिला है। अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अर्बन प्लानिंग में किया है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। मैं अपनी GS2 की कॉपी शेयर कर रही हूँ, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और GS2 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी सेम थी जो GS1 के लिए थी, कि जो लॉन्ग आंसर है उसको मुझे पहले करना है और जो शॉर्ट आंसर है उसको मुझे बाद में करना है। तो उसी तरीके से मैंने इसको किया है, और टाइम मैंने डिसाइड किया था कि 30 मिनट्स के अराउंड 25 टू 30 मिनट्स मैं दूंगी लॉन्ग आंसर को, और बाकी जो टाइम रहेगा वो मैं दूंगी शॉर्ट आंसर को। इस बार जो सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक का, उसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा आ गया था। मैंने जो प्रैक्टिस किया था उसमें मैं 5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करती थी और क्वेश्चन 6 था। तो जब जैसे ही मुझे पेपर मिला था, ओपन करने का टाइम था, तब मैंने वो चीज़ देख लिया था। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम सारे क्वेश्चंस में से कम कर दिया था, ताकि मुझे आइडिया लग गया था कि एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में पॉलिटी से, तो जैसे कि आर्टिकल 32 है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले ये बताऊंगी मैं कि GS1 से काफ़ी डिफरेंट होता है GS2 का पेपर। GS1 में स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जो GS2 है उसमें आपको उस वक्त अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा, ये सारी चीज़ों को उस वक्त आपको यूज़ करना पड़ता है। तो ये आर्टिकल 32 के बारे में पूछा तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों ये हार्ट एंड सोल है उसको बता दिया, और फिर मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बाद में किए हैं, पहले मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किए हैं। देन ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो इस टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ा था, यहाँ पे ये शॉर्ट में आया था, तो मैंने उसको जितना भी जैसे डेटा यूज़ करना था मुझे, जैसे लोकसभा का डेटा, तो वो मैंने यूज़ कर दिया। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, डायग्राम एक बना दिया। उसके बाद फिर इसमें इशू क्या क्या है वो मैंने मेंशन कर दिया, एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया, और कंक्लूजन लिख दिया। ये क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट कास्ट इज़ नो मोर अ सोशल फेनोमेनन, रैदर इट इज़ अ पॉलिटिकल फेनोमेनन। इस पे मुझे ये समझ में आया कि कास्ट और पॉलिटिक्स से लिंक करके हमें इसका आंसर करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, नॉट सेम बट इस तरीके के। तो इसमें मैंने सबसे पहले रजनी कोठारी को कोट किया कि उन्होंने कास्ट और पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोला है। उसके बाद फिर कास्ट एज अ पॉलिटिकल फेनोमेनन क्या है, कैसे ये पॉलिटिक्स में अफेक्ट करता है, वो मैंने मेंशन किया। उसके बाद फिर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ लिखा, और इसका कंक्लूजन लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉलेजियम, वाई इट इज़ एट सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेस योर व्यूज़। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम तो उसका देखते हैं कि हम उसको किस किस डायमेंशन में लेकर जा सकते हैं। जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ये इशू नहीं होता, क्योंकि हमें बस 2 पेज प्रोवाइड होते हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें उसका आंसर लिखना होता है, एंड उतने में ही स्पेस कम खत्म हो जाता है, उतनी की नीड होती है। आगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्वेश्चन पढ़ के फिर हमें क्या लिखना है उतने पेजेस में, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन अलग भी होते हैं, न्यू भी होते हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि इसमें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में काफ़ी टाइम पूछा जाता है, बहुत जगह हर स्टेट PCS में पूछा जाता है, UPSC में भी पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया था। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उसका इवोल्यूशन लिख दिया कि कैसे फर्स्ट जजेस केस हुआ, फिर सेकंड जजेस केस हुआ, फिर थर्ड केस हुआ, फिर फोर्थ केस हुआ, इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म हैं, और फिर इसका मैंने कंक्लूजन दे दिया। सारे क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि पेपर लेंदी था, तो मैं और लिख सकती थी पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये था कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इट इज़ बेटर कि आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो, रैदर दैन कि आपका 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा हो और 2 क्वेश्चन आप कर ही ना पाएँ।
देन ये नेक्स्ट था कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग द वेमेन एंड एट द ग्रास रूट लेवल इन बिहार। तो इसमें मैंने सबसे पहले 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या होता है उसको मेंशन किया, और फिर इसमें विमेन के बारे में पूछा गया। तो मैंने फिर विमेन का डेटा बताया कि कितना % रिजर्वेशन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्कस द रोल, तो फिर उसको मैंने वो वाला पॉइंट को अब एड्रेस किया कि रोल इन एम्पावरिंग वेमेन, वो मैंने लिख दिया और इसके फिर चैलेंजेस बताए और कंक्लूजन लिखा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 38 मार्कर का कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज गवर्नमेंट एट द सेंटर the governor also changes. In the context of this statement, examine the role of governor in India as a link between center and states. Can he in any way act according to his own discretion? ये क्वेश्चन पे ध्यान है। तो ये क्वेश्चन टोटल 38 मार्क्स का है और इसमें 2 पार्ट में ऑलरेडी इसमें डिवाइड करके दे दिया गया है 19 + 19। बहुत बार ऐसा होता है कि ये भी मेंशन नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि इतने लंबे जो पेज है, जितना 5-6 पेज जितना भी मिलता है, उसमें हम क्या लिखें और कौन से पार्ट को कितना प्रायोरिटी दें, कितना पेजेस दें। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पॉइंट को हम एड्रेस कर देते हैं लेकिन कुछ पॉइंट मिस हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को पहले, कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सबसे पहला पार्ट है इसका, व्हेन देयर इज़ अ चेंज गवर्नमेंट एट द सेंटर द गवर्नर्स ऑल्सो चेंज। ठीक है, ये स्टेटमेंट से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि कैसे अगर सेंटर पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नर भी चेंज होता है। इस इशू को हमें एड्रेस करना है क्वेश्चन के एक पार्ट में। देन सेकेंड बोल रहा है कि एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडिया एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये हमारा एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें ये लिंक बताना है कि सेंटर एंड स्टेट में। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन ही इन एनी वे एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन। तो थर्ड इसका इशू है इसके डिस्क्रिशन पे बात करना। तो 2 चीज़ें इसमें एक्सप्लिसिटली लिखी गई हैं, फर्स्ट की लिंक बताना और सेकंड डिस्क्रिशन के बारे में बात करना। और थर्ड थिंग जो इसमें इम्प्लिसिट है वो ये है कि जब सेंटर पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नर चेंज होते हैं। इस पर हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया है कि सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया है और अंबेडकर का एक कोट दिया है। गवर्नर के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसीलिए ये सब मैंने प्रिपेयर कर दिया था अपने नोट्स में। फिर जो एक पार्ट था क्वेश्चन का कि लिंक कैसे करता है गवर्नर जो हैं वो कैसे एक लिंक बनते हैं, तो उसको मैंने मेंशन किया था। तो इनके अलग अलग रोल्स होते हैं जिसके थ्रू ये लिंक करते हैं। तो जैसे लेजिस्लेटिव रोल्स इनके कुछ होते हैं, इनके फाइनेंशियल रोल कुछ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कुछ होते हैं, जुडिशियल रोल होते हैं। ये सब से ये लिंक बनते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे ये डायग्राम भी फिर मैंने बना दिया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, डिस्क्रिशन क्या होता है गवर्नर का। तो इसमें मैंने केस स्टडीज़ जो पढ़ी थी उसको मेंशन किया। राबिया केस था और जो सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त वर्डिक्ट था और अंबेडकर जी ने क्या बोला था। उसके बाद फिर मैंने डिस्क्रिशन पे ही आगे बात की और उसके बाद उस टाइम पे जो इशू चल रहे थे, जो गवर्नर को लेकर जो डिसकंटेंट था, वो सब केसेस भी मैंने मेंशन किए। और फिर इसका वे फॉरवर्ड लिखा जिसमें मैंने अलग अलग कमीशन और कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन था उसको फॉलो करने के लिए बोला। और उसके बाद मैंने कंक्लूजन दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितना ज़्यादा आप अपना डेटा ऐड करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, कैसे किसी कमेटी ने क्या कमेंट किया, उस पर क्या सुधार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्या केस था, उतना ज़्यादा आपका आंसर बेहतर होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बिसाइड बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन इफेक्टिव एज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन इंडिया। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करें, जैसे इसमें 38 मार्क्स लिखा हुआ है बट इसमें हमें किस किस पॉइंट को एड्रेस करना है। तो सबसे पहले है बिसाइड बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन इफेक्टिव एज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें ये बताना है कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का मीडियम तो है ही, बट सिंबल ऑफ आइडेंटिटी कैसे है, ये इस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ, बट हमें ये एक्सप्लेन करना है। और सेकंड पार्ट जो है कि एनालाइज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट।
तो पहले सिंबल ऑफ आइडेंटिटी कैसे है और फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, और जो पॉलिटिक्स में जैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ लिंग्विस्टिक्स का, उसको मैंने एक टाइमलाइन से बता दिया। देन पहले मैंने लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हुआ, हमारे देश से कैसे ये रिलेटेड है कम्युनिकेशन, तो उसके लिए मैंने मैगज़ीन बुक्स का दिया, जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे लोगों में आई। उसके बाद एज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी कैसे है लैंग्वेज, तो ये मैंने मेंशन किया। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ों को बताया। देन हमारा जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का, वो मैंने बताया। उसको भी मैंने फिर 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया कि हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद फिर मैंने और वैल्यू एडिशन के लिए हमारा लैंग्वेज यूनिटी क्या है, कैसे लैंग्वेज हमें यूनाइट कर रहा है इंडिया में, वो चीज़ मेंशन किया। एक कोड भी मेंशन किया। देन मैंने कंक्लूजन लिखा। इसके बाद सेक्शन 2 पे आते हैं। तो ये मेनली ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो भी शॉर्ट आंसर है मैंने पहले बाद में किया और बाकी मैंने पहले किया था। ये पहला क्वेश्चन है कि क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल। तो इसमें बेसिकली मैंने इंट्रो दे दिया, और विंटर रेनफॉल जैसे हमारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के वजह से होता है वो सब मैंने मेंशन कर दिया, मैप्स बना दिए। इसमें कोशिश मैं करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स और डायग्राम्स बनाए जाएँ, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और इससे एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं और पेपर भी अच्छा दिखता है, समझने में भी आसानी होती है। कंक्लूजन लिख दिया मैंने। उसके बाद मैनग्रोव फॉरेस्ट पे क्वेश्चन था, तो उसको भी मैंने मैप पे दिखा दिया। उसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है ये बता दिए। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल एंड देन इकोनॉमिक के बेनिफिट मैंने बता दिया, कंक्लूजन लिख दिया। देन ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सुटेबल जोग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन इंडिया। इसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, मैप बना दिया। उसके बाद इसका जोग्राफिकल कंडीशन पूछा था वो बता दिया, और कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन में भी जैसे मैंने ये बताया कि यूएन जो है उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया था, और जो हमारा इंडिया है वो भी मिलेट्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है। जैसे इसको श्री अन्न भी बोल के प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब अपना नोट्स पढ़ेंगे, जब अपनी क्लासेस करेंगे, तो ये सब चीज़ों को नोट करके रखना है, याद रखना है दिमाग में, ताकि उस पॉइंट पे आप बिल्कुल छोटे से पॉइंट को यूज़ करके आप बता पाएँ कि हाँ आपको इस चीज़ के बारे में भी पता है। मे बी क्वेश्चन में ये ना पूछा हो, लेकिन इससे आपका आंसर और अच्छा होगा और आपके नॉलेज का डेप्थ पता चलेगा कि आपको ये सारी चीज़ें पता है। देन अगेन ये क्वेश्चन है कि मखाना पे, तो ये क्वेश्चन, मखाना उस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था, और जैसे बिहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मखाना का कल्टीवेशन, तो इस पे मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया करंट अफेयर्स से लिंक करके, और इसका प्रोसेस बता दिया, इकोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या चाहिए होता है, और उसके बाद मैंने स्कीम्स बता दिए कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं, और कंक्लूजन दे दिया। देन ये क्वेश्चन था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज अराउंड 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, बट इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो, उसके बारे में एक बार पूछा गया था, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था। और ऑटोमोबाइल सेक्टर कहाँ बनते हैं इसका मुझे आइडिया था, तो मैंने इसका इंट्रो दिया। देन मैंने मैप पे ही दिखा दिया कि कौन कौन सा हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और जितना मुझे आइडिया था कि कहाँ पे कौन से पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो मैंने इसमें दिखा दिया। उसके बाद फिर इसके रीजंस मैंने बता दिए और कंक्लूजन लिख दिया। देन ये 38 मार्कर क्वेश्चन है, जिसमें है कि पेनिनसुलर इंडिया इज़ मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू देयर जोग्राफिकल फॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड क्वायरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। इस क्वेश्चन को फिर हमें ब्रेक डाउन करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, द पेनिनसुलर इंडिया इज़ मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज, तो ये इसमें इम्प्लिसिट है कि हमें इसके बारे में बात करनी है, भले ही क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, बट हमें इसके बारे में बताना है। फिर सेकंड पार्ट था कि जोग्राफिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसका, और थर्ड पार्ट ये था कि क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताना था। सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद कहाँ कहाँ पे कौन से मेजर मिनरल्स प्रेजेंट है उसका मैंने मैप बना दिया। देन इसके फॉर्मेशन पे मैंने बात की, और मैंने जितना डायग्राम मुझे याद था सारा डायग्राम बनाया है इसमें। क्यों इसको प्रोसेस को मैंने पॉइंट वाइज लिखा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे एक साथ ही अगर मैं पूरा पैराग्राफ लिखती तो वो पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है और उतने अच्छे से नहीं समझ में आता, तो मैंने इसको पॉइंट वाइज किया।
देन मैंने क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ पे बात की कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, अलग अलग एरिया का मैंने बताया। उसके बाद गवर्नमेंट हमारी क्या इनिशिएटिव ले रही है वो मैंने बताया। तो ये है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे, उसको आपको याद रखना है, उसको प्रिपेयर करना है। जैसे पिछले वाला जो पार्ट था वो सब स्टैटिक था कि कहाँ पे कौन सा मिनरल मिल रहा है, कहाँ पे कौन सी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन क्या है, वो ये हमारा स्टैटिक पार्ट था। और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाला था वो हमारा करंट पार्ट था। तो जैसे कि अभी आइडेंटिफिकेशन हुआ था क्रिटिकल मिनरल्स का, अलग अलग जो स्कीम्स आई, जो इंडिया ने कोलैब किया अर्जेंटीना के साथ, ये सब मैंने मेंशन किया। और फिर डायग्राम भी बनाया। एंड देन फिर चैलेंजेस भी मैंने मेंशन किए और कंक्लूजन लिखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन। तो ये बिल्कुल ही क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी इम्प्लिसिट नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा लिखना है। तो इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा के उसके बाद मैंने इसका डायग्राम बनाया, जितना भी डायग्राम मुझे याद थे मैंने सारा डायग्राम बनाया। और इसका फिर पहले प्रोसेस बताया कि कैसे जनरेट होता है। उसके बाद इकोलॉजिकल बेनिफिट लिखे मैंने, उसके बाद इकोनॉमिकल बेनिफिट लिखे, डायग्राम बनाया। फिर उसके बाद मैंने चैलेंजेस बताए कि क्या क्या सोलर एनर्जी के चैलेंजेस हो सकते हैं, इसको भी मैंने डायग्राम बना के बताया। फिर गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं वो मैंने बताया और कंक्लूजन लिखा। तो यही होता है कि आपको स्टैटिक और जो करंट है दोनों को मिक्सअप करके GS2 का पेपर देना होता है। बहुत लोगों को GS1 का पेपर इजी लगता है बट GS2 का पेपर टफ लगता है। बट अगर आप करंट को भी अच्छे से पढ़ेंगे और दोनों को मिक्स करके और आंसर देंगे तो वो भी अच्छा होगा। उसके बाद सेक्शन 3 में ये देन अगेन सेक्शन 3 में जो भी क्वेश्चन है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होते हैं। और इसमें मतलब पॉइंट वाइज काफ़ी पॉइंट जनरेट हो सकते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर के बारे में है तो मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से रोल्स लिख दिए। और मैंने इसमें 8 रोल लिख दिया। देन फूड प्रिजर्वेशन में क्या रोल है और फिर कंक्लूजन लिख दिया। उसके बाद साइबर क्राइम के 4 जो टाइप्स होते हैं वो मैंने बता दिए डायग्राम के थ्रू। और उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद फिर जो ये क्वेश्चन है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, वो मैंने रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया अलग अलग करके। इसमें जगह कम था, मैंने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश की और एक्सप्लेन कम किया। अलग अलग फील्ड में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। देन अगेन ये DNA फिंगर प्रिंटिंग के बारे में था तो मैंने डायग्राम मुझे याद था, मैंने डायग्राम बना दिया, इसका यूजेस बता दिया। उसके बाद फिर कंक्लूजन लिख दिया। देन अगेन स्टेम को एजुकेशन के बारे में पूछा गया था, मैंने यूज़फुलनेस इसकी बता दी और इसके गवर्नमेंट स्टेप्स क्या हैं वो बता दिए। देन ड्रोन के बारे में सिमिलरली कि नेशनल सिक्योरिटी में कैसे हेल्प होता है और कंसर्न्स क्या है इससे रिलेटेड। उसके बाद ये 36 मार्कर क्वेश्चन था। इसमें फिर उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना था। सबसे पहले डिस्कस हाउ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स, लाइक कि जो भी माइलस्टोन्स है हमारे उसको डिस्कस करना है। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दे दिया चंद्रयान एंड मंगलयान। और फिर सेकंड है ऑल्सो मेंशन हाउ दी स्पेस मिशन आर हेल्पफुल इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर में क्या हेल्प है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या हेल्प है और अर्बन प्लानिंग में क्या हेल्प है। तो अर्बन प्लानिंग तो मेरा एक्सपर्टीज़ है तो मैंने उसमें तो अच्छे से लिख दिया, बाकी भी मैं पढ़ के गई थी वो भी मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद फिर इसका माइलस्टोन्स के बारे में पूछा गया था, मैंने माइलस्टोन्स बताए। उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस कैसा था, मतलब कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए कैसे सिग्निफिकेंट था ये, तो मैंने इसका पॉइंट्स मेंशन कर दिया जो जो मुझे याद था, जो जो डेटा मुझे याद था। जैसे आर्टेमिस और कितना ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में है इंडिया का पार्ट। उसके बाद फिर सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई थी वो भी। उसके बाद स्पेस मिशन हेल्पफुल कैसे हैं ये पूछा गया था सेकंड पार्ट में। अर्बन प्लानिंग के लिए मैंने 10 पॉइंट दिए। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल है इसके मैंने 6 पॉइंट दिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल है इसके लिए मैंने दिए। उसके बाद डायग्राम भी बना दिया और उसके चैलेंजेस बताए और वे फॉरवर्ड बताया। देन या दैट्स इट। तो इसमें मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप करंट पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें जो भी डेटा निकल के आता है उसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन में आप उस डेटा को यूज़ कर पाएंगे और हो सकता है कि मल्टीपल क्वेश्चन में सेम डेटा यूज़ हो जाए और अलग अलग पेपर में भी अलग अलग डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। और GS2 में ये दिक्कत होती है कि क्या लिखे समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और पार्ट वाइज लिखे तो ज़्यादा एरिया कवर होगा और पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट होगा। और तो
और भी कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।